सहपहर को खाने के बाद मैं सो गया। आंख उस वक्त खुली जब प्रोफेसर कार्बैक मेरा शाना हिलाकर कह रहा था, उठो मेरे अजीज उठो, वक्त आन पहुंचा। ये अल्फाज उसने इस अंदाज में अदा किए जैसे फांसी का वक्त आन पहुंचा है। मिस्टर ट्रेलानी ने तुम्हें याद किया है, उसने फिर कहा। मैं जल्दी से उठा और कार्बैक के साथ तहखाने में उतरा। सूरज गुरूब होने में अभी आधा घंटा बाकी था। डॉक्टर विंचेस्टर और मिसेस ग्रांट वहां पहले से मौजूद थे। मेरे दाखिल होने के 2 लम्हे बाद मार्गरेट भी अपनी पालतू बिल्ली को गोद में लिए आ गई। जो ही उस मनहूस बिल्ली ने शहजादी तारा की पालतू बिल्ली की मम्मी को देखा, उसके बाल खड़े हो गए, आंखें चमकने लगी और सातों पंजे बाहर निकालकर वो बुरी तरह गुर्राने लगी। मार्गरेट ने आहिस्ता से उसके सर पर थपकी दी, तब वो चुप हुई, मगर फिर भी वक्फों से गुर्राने का अमल जारी था। मिस्टर ट्रेलानी ने तहखाने की खुफिया खिड़की खोली। उसका रुख मगरिब की जानिब था और यहाँ से डूबते सूरज का नजारा आसानी से किया जा सकता था। माहौल बेहद सोगवार और उदास था। समंदर का जोशो खरोश बिल्कुल धीमा पड़ चुका था और उफक की जानिब एक सुर्ख लकीर उभर रही थी। मैंने देखा कि मार्गरेट पलक झपकाए बगैर डूबते सूरज को देख रही थी। उसका सांस जोर जोर से चल रहा था और चेहरे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। जो ही सूरज गुरूब हुआ और सुर्ख लकीर सुरमई रंग में बदल गई, मार्गरेट ने एक ऐसे लहजे में जिसके अंदर शाहाना जाहो जलाल का उनसर नुमाया था, ये बात कही, ये देवताओं की रात है, कायनात पर उन्हीं की हुक्मरानी है। काश मैं शहजादी तारा होती तो आज मेरी सल्तनत में जश्न मनाए जाते। ये कहकर वो आगे बढ़ी और शहजादी तारा की पालतू बिल्ली की मम्मी पर अपना हाथ आहिस्ता से रख दिया। हम सब दम्बा खुद उसकी तरफ देख रहे थे। वो इस वक्त किसी और दुनिया की मखलूक नजर आती थी। उसका चेहरा इतना रोशन पहले कभी नजर न आया था। वो अपने गिरदो पेश से बिल्कुल बेखबर उफक पर उस जगह नजरें जमाए खड़ी थी जहाँ चंद लम्हे पहले सूरज गुरूब हुआ था। तहखाने में तारीकी के साए हमें घेर रहे थे। एक हैबतनाक आसाब शिकन सन्नाटा फजा पर तारी था। दफातन मार्गरेट की पालतू बिल्ली ने छलांग लगाई और मेरी गोद में आन बैठी। मैंने प्यार से उसकी गर्दन और पुश्त पर हाथ फेरा और ये महसूस कर हैरान रह गया कि बिल्ली खौफ से कांप रही थी। उसके कान झुके हुए थे और आंखों की चमक मुद्दम पड़ चुकी थी। यकायक मार्गरेट को जैसे होश आ गया। उसने अपने वालिद की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, डैडी, सूरज गुरूब हो चुका है, अपना काम शुरू कीजिए। रात तेजी से हमारे करीब आ रही है, क्या हम कल का सूरज देख सकेंगे? मिस्टर ट्रेलानी उस वक्त मुजस्सम संजीदगी थे। उन्होंने जुबान से कुछ न कहा, सिर्फ गर्दन को जुम्बिश दी, फिर दाएं बाएं यूं देखा जैसे सिपह सलार लड़ाई से पहले अपनी फौजों का आखिरी बार मुआयना करता है। डॉक्टर विंचेस्टर के चेहरे की जर्दी अब सुर्खी में बदलती जा रही थी। प्रोफेसर कार्बैक पत्थर के बेजान बुत की तरह एक जगह खड़ा था। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से अक्सर खाली था और यूं नजर आता था जैसे वो इन सब बातों से कतई बेनियाज है। मिसेस ग्रांट एक वफादार खादमा की तरह अपने फराइज अंजाम देने के लिए मुस्तैद थी और बार बार मोहब्बत भरी नजरों से मार्गरेट की जानिब तकती थी। मैं अपनी कैफियत क्या अर्ज करूं। अजीब उम्मीद वहम की हालत थी। कभी दिल चाहता कि यहाँ से भाग निकलूं, कभी सोचता कि बस ये जिंदगी की आखिरी शब है, फिर ख्याल आता कि मार्गरेट के बगैर जीना मरना सब बेकार है। मुमकिन है मेरी जिंदगी की मुसर्रतों का आगाज इसी लम्हे से शुरू हो गया हो। गर्ज मुतजाद कैफियत मेरे कल्ब और दिमाग से गुजर रही थी। तहखाने के बिल्कुल वस्त में शाह बलूत की बनी हुई एक कीमती मेज पड़ी थी। मिस्टर ट्रेलानी उस मेज के करीब आए। उस पर शहजादी तारा की पालतू बिल्ली की मम्मी धरी थी। उन्होंने उस मम्मी को हटा दिया। मार्गरेट के सीने का जेरो बम और बढ़ गया। उसने जोश से कांपती हुई आवाज में कहा, डैडी, अब आप क्या करने वाले हैं? मैं सबसे पहले इस बिल्ली की मम्मी को जाया करना चाहता हूँ। शहजादी तारा को आज रात उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और यूं भी हमारे लिए इस मम्मी का बाकी रहना खतरनाक है। चुनाचे उसे बर्बाद करने के सिवा और कोई चारा नहीं। मेरी बच्ची, क्या तुम डर गई? नहीं नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं, आप इत्मीनान से अपना काम कीजिए, मार्गरेट ने जवाब दिया। मिस्टर ट्रेलानी ने बेहतरीन कैंचियों और चाकुओं का पहले ही इंतजाम कर रखा था। उन्होंने तेज धार वाली एक लंबी कैंची उठाई और बिल्ली के जिस्म पर बंधी हुई पट्टियों को आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू कर दिया। जो ही ये अमल शुरू हुआ, मकान जोर से हिला जैसे जल्जला आ गया हो। बाहर हवा के तूफानी झक्कड़ों में और तेजी और तुंदी पैदा हो गई। समंदर जो चंद लम्हे पेशतर पुरसुकून था, एकदम जोश में आ गया और लहरें होलनाक आवाज से चट्टानों की तरफ बढ़ी और अपने सर टकराने लगी। मिस्टर ट्रेलानी ने बिजली के ताकतवर कुमकुमे रोशन कर दिए और समंदर की तरफ खुलने वाली खिड़की बंद कर दी। जूं जूं मम्मी की पट्टियां कट कट कर उतर रही थीं, मेरा दिल आप ही आप बैठा जाता था। खुदा जाने अब क्या होने वाला है। बिल्ली की मम्मी के बदन पर अनगिनत पट्टियां जमी हुई थी और उन पर एक अजीब किस्म का खुशबूदार मसाला लगा हुआ था। ये पट्टियां नहायत बारीक रेशम की थी और कई हजार साल गुजरने के बावजूद ये रेशमी कपड़ा रोज़े अव्वल की तरह नर्म और गैर बोसीदा था। आखिर में जब चंद पट्टियां उतरी तो सुर्ख रंग के नन्हे नन्हे गाले से तहखाने की फजा में तैरने लगे और फिर बिल्ली का पूरा जिस्म हमारी नजरों के सामने आ गया। इसे इस हालत में देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये 5000 साल पहले मरी थी। वो बिल्कुल सही हालत में थी, हत्ता कि उसका एक एक रुआं नहायत मुलायम और शफाफ था। बिल्ली के दांत और पंजे सही सालिम थे और आंखों में वैसी ही चमक और जर्दी मौजूद थी जो जिंदा बिल्लियों की आंखों में हुआ करती है। यूं लगता था जैसे कोई दम में उसके हलक से म्याऊं म्याऊं की आवाज निकलने वाली है। हम सब देर तक उस बिल्ली को देखते रहे। पट्टियां उतरने के बाद भी वो आम बिल्लियों के बरक्स खासे बड़े कद की नजर आती थी।
غالباً उस नस्ल की बिल्लियां आजकल बहुत कम पाई जाती हैं। मिस्टर ट्रेलानी ने हमें आगे बढ़कर बिल्ली को करीब से देखने का इशारा किया और ये मालूम करके कम से कम मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस बिल्ली के पंजों और दांतों पर खून और गोश्त के लोथड़े जमे थे। खून के धब्बे कुछ ज्यादा पुराने नहीं थे। ऐसा मालूम होता था कि ये मनहूस बिल्ली हाल ही में खून पीती रही है। खुदा की पनाह, ये तो जिंदा है। ये पहली आवाज थी जो डॉक्टर विंचेस्टर की हलक से बरामद हुई। उसके मुंह पर तो ताजा खून जमा हुआ है। उसने जल्दी से कोट की जेब में हाथ डालकर मुहद्दिब शीशा निकाला और उसकी मदद से बिल्ली के पंजों और दांतों का मुआयना करने लगा। उसके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता। मिस्टर ट्रेलानी डॉक्टर के करीब ही खड़े थे। उनका सांस भी तेज तेज चल रहा था। आखिर उन्होंने कहा, वही बात हुई जिसका मैंने अंदाजा लगाया था। इसी बिल्ली ने रात की तारीकी में मुझ पर हमला किया था। बेशक आप सही कहते हैं, डॉक्टर ने तायीद की। देख लीजिए, इसके पंजों में भी 7-7 नाखून है। उसने जल्दी से दूसरी जेब टटोली और ब्लॉटिंग पेपर का वो टुकड़ा निकाला जिस पर सिलियो बिल्ली के पंजों के निशानात का प्रिंट हासिल किया था। उसने ब्लॉटिंग पेपर का टुकड़ा उस मम्मी के पंजों तले रख दिया। सातों नाखून उन निशानों पर पूरे उतरते थे। दफतन मिस्टर ट्रेलानी ने गजबनाक होकर उस मम्मी की गर्दन दोनों हाथों में पकड़ ली। उसी लम्हे मार्गरेट की आवाज तहखाने में गूंजी, डैडी आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ना कीजिए, मुमकिन है ये जानवर आपको फिर जख्मी कर दे। ये अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मिस्टर ट्रेलानी ने जवाब दिया और बिल्ली की मम्मी को उठाकर तहखाने से बाहर चले गए। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मार्गरेट ने सहमी हुई आवाज में पूछा। बावर्ची खाने में, और इसे आग में झोंक दूंगा ताकि मुस्तकबिल में भी उसकी वजह से किसी खतरे का खदशा बाकी न रहे। जब तक उसका मादी जिस्म बरकरार रहेगा उसमें रूह वापस आकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर जिस्म राख का ढेर हो जाए तब रूह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा हमेशा हमेशा के लिए हम इस बिल्ली के खूनी पंजों का शिकार होने से बच जाएंगे। ये कहकर मिस्टर ट्रेलानी ने मुझे और डॉक्टर विंचेस्टर को साथ आने का इशारा किया। मार्गरेट ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं उसके करीब गया और तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसने मुझे परे रहने की हिदायत की और आहिस्ते से कहा, मेरे नजदीक न आइए, दूर रहिए। डैडी के साथ जाइए, शायद उन्हें आपकी जरूरत पड़े। उफ खुदाया, ये तो कत्ल होगा। शहजादी की प्यारी बिल्ली को आग में झोंक दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ ही उसने फिर रोना और सिसकना शुरू कर दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करूं। आखिर मैं बावर्ची खाने की तरफ दौड़ा। बावर्ची खाने में खुश्क लकड़ियों का एक बड़ा ढेर पहले से मौजूद था। मिस्टर ट्रेलानी उस ढेर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर दिया सिलाई दिखा चुके थे और अब आग के ऊंचे ऊंचे नारंगी शोले बावर्ची खाने की संगीन छत को छूने की कोशिश कर रहे थे। आग हर लम्हा तेज होती जा रही थी, हत्ता कि उसकी हिद्दत इतनी शदीद हो गई कि हमारे लिए वहां खड़े रहना मुमकिन न रहा। तब मिस्टर ट्रेलानी ने बिल्ली की मम्मी को उन शोलों में फेंक दिया। हमारा ख्याल था कि आग के भड़कते और लपकते हुए शोले चश्मे ज़दन में मम्मी को राख के ढेर में तब्दील कर देंगे, लेकिन ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि 5 मिनट तक बिल्ली की मम्मी आग में पड़ी रही और उसे कुछ न हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन में हरकत पैदा हुई। उसका एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, मुंह भयानक अंदाज में खुल गया और दुम पूरी तरह अकड़ गई। अगले पैरों के पंजों में छुपे हुए 7 लंबे लंबे नाखून बाहर आ गए और करीब था कि दहशत के मारे हम सब वहां से भाग खड़े हों। मम्मी ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते उसका जिस्म राख में तब्दील हो गया। बावर्ची खाने में उसके जलने से इंतहाई नागवार बू फैल गई। हमने इत्मीनान का सांस लिया और वहां से फिर तहखाने में आ गए। वहां घुप अंधेरा था, न जाने बरकी कुमकुमे किस तरह गुल हो गए थे। मिस्टर ट्रेलानी के होश उड़ गए। उन्होंने हलक फाड़कर नारा लगाया, मार्गरेट, मार्गरेट, कहाँ हो तुम? डैडी मैं यहाँ हूँ। तहखाने की एक गोशे से मार्गरेट की लरसती हुई आवाज आई। ये बत्तियां किसने बुझाई? मैंने, मार्गरेट ने जवाब दिया। मुझे उनकी तेज रोशनी से वहशत हो रही थी। मेरी बच्ची, क्या तुझे डर तो नहीं लग रहा? मिस्टर ट्रेलानी ने उसे आगोश में लेकर पेशानी चूमते हुए पूछा। फिर एक कुमकुमा रोशन कर दिया और मैंने देखा कि मार्गरेट अपने वालिद के शाने पर सर रखे सिसकियां ले रही है। मेरे कदमों की आहट पाकर उसने आंसू भरी नजरों से मुझे देखा। मिस्टर रॉस, मेहरबानी करके तमाम बत्तियां रोशन कर दीजिए। मैंने कुछ कहे बगैर उसके हुक्म की तामील की। मार्गरेट ने अपने वालिद से अलग होकर आंसू पोंछे और एक गोशे में बैठ गई। उसका हुस्न सोगवार भी एक निराली शान से जलवागर था। मैंने देखा कि उसकी हालत पर मिस्टर ट्रेलानी भी गमज़दा हैं। ताहम उन्होंने जब्त करके बारी बारी हमारी तरफ देखा और बेहद संजीदा लहजे में गोया हुए, हजरात अब वक्त जाया किए बगैर हमें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा न हो कि इन्हीं बातों में वक्त पर लगा कर उड़ जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। शहजादी तारा की मम्मी को यहाँ ले आइए ताकि उसके बदन से पट्टियां उतारने का काम शुरू किया जा सके। मार्गरेट ये बात सुनते ही बेहद मुस्तरिब हो गई। वो अपने वालिद के करीब आई। उसके चेहरे का रंग एकदम हल्दी की तरह जर्द हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो सोचिए। आप उसे इतने सारे आदमियों की मौजूदगी में और इतनी तेज रोशनी में आप उसे बरहना कर देंगे। ये कहकर वो रोने लगी। ये जुल्म है डैडी, ये बर्बरियत है। आपको एक अजीम शहजादी की लाश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। मार्गरेट पर शिद्दत जज्बात से अजीब कैफियत तारी थी। हम में से किसी ने भी जुबान से कोई लफ्ज न निकाला। उसके रुखसार यकलक सुर्ख हो गए और आंखों से शरारे निकलने लगे। मिस्टर ट्रेलानी अजीब गूमगू के आलम में थे। कभी हमारी तरफ देखते, कभी अपनी बेटी की तरफ देखते। आखिर उन्होंने मुद्दम आवाज में उसे समझाया
کہ یہ کارروائی بہت ضروری ہے اور شہزادی تارا کی روح کو سکون پہنچانے کی غرض سے کی جا رہی ہے. اس کی بے حرمتی کرنا ہمارا مقصد نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ جوش انتقام سے ہمیں کبھی زندہ نہ چھوڑتی. لیکن پھر بھی بہرحال تمہاری بات درست ہے. لیکن ڈیڈی وہ بھی میری طرح ایک عورت ہے. آپ یوں اسے تیز روشنی میں برہنہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مارگریٹ نے کہا، اور مسٹر ٹریلانی نے بے بس ہو کر میری طرف دیکھا. میں ان کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ تم ہی مارگریٹ کو سمجھاؤ. چنانچہ میں آگے بڑھا. میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. اب وہ میرے کندھے سے لگ کر رونے لگی. میں نے کہا، مارگریٹ تمہارا اعتراض اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ وہ محض ممی ہے اور اسے مرے ہوئے 5000 سال گزر چکے ہیں. زمانہ قدیم کے مصر میں عورتوں کی بھلا کیا حیثیت تھی؟ کوئی عورت طب کا پیشہ اختیار نہیں کر سکتی تھی. چنانچہ سارے کام مرد ہی کرتے تھے، حتیٰ کہ شہزادیوں کی لاشوں کو بھی مرد ہی ہنوت کیا کرتے تھے. تم نے بالکل ٹھیک کہا، مسٹر ٹریلانی نے میری تائید کی. اب ہمیں دیکھ لو، مصر کے قدیم مقبروں سے جو لاشیں ہم نے نکالی ہیں ان میں مردوں کی ممیاں بھی تھیں اور عورتوں کی بھی. میں نے اور کاربیک نے سینکڑوں ممیاں عورتوں کی برآمد کی ہیں اور ان کے جسموں سے پٹیاں اتاری ہیں، اور اس مہم میں کوئی عورت ہمارے شریک کار نہ تھی. پھر ڈاکٹر ونچسٹر کو دیکھ لو، یہ مردوں کے امراض کا علاج بھی کرتے ہیں اور عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ان کے فرائض میں داخل ہے. اس میں کسی طرح بھی جنس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مسٹر ٹریلانی نے دوبارہ کہنا شروع کیا. میری عزیز بیٹی، جو تم بات کہنا چاہتی ہو ہم اس کا مفہوم بخوبی سمجھ رہے ہیں، لیکن یقین کرو ایسی کوئی بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی. ہم اس عظیم شہزادی کے تقدس کو مجروح کر دیں یا اس کی بے حرمتی کریں، اس کا خیال ہمارے دل میں نہیں آتا. یوں سمجھ لو کہ میں اسے بھی تمہاری طرح اپنی ایک بیٹی سمجھ رہا ہوں. اس لیے ان وہموں کو اپنے ذہن سے دور کرو اور اس کام میں ہمارا ساتھ دو. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر ہم کامیاب رہے تو سائنس کو ایک نیا تجربہ مل جائے گا اور ہمارے نام تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. شہزادی کے جسم کو پٹیوں سے آزاد کرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ زندہ ہونے کے بعد وہ آسانی سے حرکت کر سکے، ورنہ اس کا زندہ ہونا یا نہ ہونا بالکل بیکار ہوگا. اس تقریر سے مارگریٹ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا. اس نے کہا، ڈیڈی اب میں مطمئن ہوں، آپ اپنا کام شروع کریں. مسٹر ٹریلانی نے ڈاکٹر وینچسٹر اور پروفیسر کاربیک کی مدد سے وہ تابوت کھولا اور اس میں سے شہزادی تارا کی ممی نکال کر شاہ بلوچ کی میز پر رکھی. خدا رحم کرے، مارگریٹ اور شہزادی تارا کی شکلوں میں کس قدر مشابہت تھی کہ میں حیران رہ گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مارگریٹ ہی میز پر لیٹی ہوئی ہے. برقی قمقموں کی تیز روشنی اس کے پروقار اور حسین چہرے پر پڑ رہی تھی. وینچسٹر، کاربیک اور مسٹر ٹریلانی نے آہستہ آہستہ اس کے جسم کو پٹیوں سے آزاد کرنا شروع کر دیا. یہ عمل نہایت سست اور تکلیف دہ تھا. پٹیاں آسانی سے نہیں اتر رہی تھیں. شاید ان کو ایسے مسالے سے تر کیا گیا تھا جو سریش کی طرح چپک جاتا تھا. تاہم ڈاکٹر وینچسٹر نے اس موقع پر حیرت انگیز مہارت کا ثبوت دیا اور تیزی سے پٹیاں اتارنا شروع کر دیں. جوں جوں پٹیاں اترتی جاتی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی. مارگریٹ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی اور مسز گرانٹ پلک جھپکائے بغیر یہ کارروائی دیکھ رہی تھی. مجھے ابھی تک مسٹر ٹریلانی نے اس کام میں شریک ہونے کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑا تھا. چند لمحوں بعد مارگریٹ میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ تھام کر کھڑی رہی. میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے اور سانس لینے کی رفتار بھی ہر لہجہ تیز ہوتی جا رہی ہے. رفتہ رفتہ تہخانے میں اتری ہوئی پٹیوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ پٹیاں نہایت نفیس اور باریک ریشمی کپڑے کی بنی ہوئی ہیں. ان کا رنگ ہلکا سبز تھا اور ہر پٹی پر نہایت خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے تھے. ان نقوش کو اتنی محنت سے بنایا گیا تھا کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی. اور کمال یہ تھا کہ کئی ہزار برس گزر جانے کے باوجود نہ کپڑا بوسیدہ ہوا تھا اور نہ ان رنگوں کی آب و تاب میں کوئی کمی آئی تھی. آخری پٹی اتارنے سے قبل مسٹر ٹریلانی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اب اتنی زور زور سے ہانپ رہی تھی کہ اس کی آواز تہخانے میں گونج رہی تھی. بیٹی، اطمینان رکھو، شہزادی نے شاہی لباس زیب تن کر رکھا ہے. اس کی بے حرمتی ہرگز ہرگز نہ ہونے پائے گی. بلا شبہ ایسا ہی تھا. جب آخری پٹی الگ کی گئی تو نیچے سے شاہی لباس برآمد ہوا. یہ کپڑا نہایت عمدہ اور بے حد نفاست سے بنایا گیا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے لباس میں لال اور جواہر لگے تھے. لباس کے حاشیے پر سونے چاندی کے باریک تاروں سے خط تصویری میں شہزادی تارا کی مکمل سوانح عمری لکھی گئی تھی. شہزادی کی گردن میں کبوتر کے انڈے کے برابر 7 ہیروں کا ایک قیمتی ہار بھی پڑا تھا جس کی چمک اتنی تیز تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی. مسٹر ٹریلانی نے نہایت احترام سے ہار اتارا اور آگے بڑھ کر مارگریٹ کی گردن میں ڈال دیا. چند لمحوں بعد انہوں نے شہزادی کی شاہی پوشاک بھی احتیاط سے اتار لی اور جلدی سے 2 سفید ریشمی چادروں سے اس کا مرمری بدن ڈھانپ دیا. ملکہ کے بازو، گردن اور پیر کسی قدر کھلے چھوڑ دیے. اسے دیکھ کر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 5000 سال پرانا مردہ جسم ہے. میں نے مارگریٹ کی سسکیوں کی آواز سنی. وہ کہہ رہی تھی، ڈیڈی ابھی آپ کے تجربے کی تکمیل میں بہت دیر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. میں شہزادی کے پاس ہوں. اس درخواست پر مسٹر ٹریلانی نے چند لمحے غور کیا، پھر اسبات میں گردن ہلائی اور ہم لوگ باہر نکل گئے. 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ تہخانے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہزادی تارا کی گردن میں 7 ہیروں والا وہی ہار پڑا تھا. شاہی لباس بھی اسے دوبارہ پہنا دیا گیا تھا. اس کے سرہانے 7 موم بتیاں روشن تھی اور سینے پر تازہ پھولوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا.
शहजादी को यूं देखकर हम सब की आंखों में हैरत और मुसर्रत के आंसू आ गए। ऐसा मालूम होता था कि वो निहायत आरामदेह नींद सो रही है। मेरी बच्ची, मिस्टर ट्रेलानी ने मोहब्बत से बेताब होकर मार्गरेट को सीने से लिपटा लिया। मैं जब भी शहजादी तारा को देखता हूँ तो ये ख्याल आता है कि इसमें और मेरी प्यारी मार्गरेट में क्या फर्क है। फिर वो शहजादी तारा की तरफ बढ़े और झुककर उसकी पेशानी चूम ली। मिस्टर ट्रेलानी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और वो हिचकियां ले लेकर रोने लगे। ये एक अजीब मंजर था जिसे मैं मरते दम तक फरामोश नहीं कर सकूंगा। मैंने देखा कि प्रोफेसर कार्बैक पलक झपकाए बगैर शहजादी तारा को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हद दर्जा खौफ और कर्ब के आसार थे और दोनों हाथ कांप रहे थे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, खुदा की पनाह, यूं लगता है कि मेरे सामने मार्गरेट की लाश पड़ी है। उसने अगरचे ये बात जेर लब कही थी, लेकिन तहखाने में फैली हुई मौत की खामोशी में उसकी आवाज न सिर्फ मेरे कानों तक पहुंच गई बल्कि मिस्टर ट्रेलानी ने भी सुन ली। उन्होंने गर्दन घुमाकर कार्बैक की तरफ देखा और कहा, हाँ मेरे अजीज दोस्त, तुम्हारा कहना ठीक है। इन दोनों में बाल बराबर भी फर्क नहीं, सिवाय इसके कि एक जिंदा है और एक 5000 साल पहले मर चुकी है। ताहम थोड़ी देर में दूसरे वजूद को भी अब्दी हयात मिल जाएगी। वक्त चूंटी की रफ्तार से चल रहा था। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। 2 बजने में चंद मिनट बाकी रह गए थे। मैंने मार्गरेट को देखा। उसके चेहरे का रंग हर लम्हा बदलता जा रहा था, कभी सफेद, कभी सुर्ख, कभी जर्द। वो दुनिया, वो माफिया से बेखबर अपनी हम शक्ल शहजादी को तके जा रही थी। बराए करम सब लोग अपने अपने चेहरों पर गैस मास्क चढ़ा लें। मिस्टर ट्रेलानी की आवाज तहखाने में गूंजी। सबने फौरन उसके हुक्म की तामील की। मिस्टर ट्रेलानी ने शहजादी का कटा हुआ हाथ जेब से निकाला और उसे उसकी छाती पर रख दिया। फिर उन्होंने तीनों चराग उठाए। उनमें तेल भरा जा चुका था। ये चराग तहखाने की उस खिड़की में रख दिए जो समंदर की जानिब खुलती थी। आसमान पर तारे खूब रोशन थे। मेरी नजर उन 7 सितारों पर पड़ी जिन्हें दब्बे अकबर कहा जाता है। मुझे एहसास हुआ कि ये 7 सितारे खासे बड़े और बेहद रोशन हो गए हैं। 7 सितारों वाला यकूत भी इन चरागों के करीब रख दिया गया। मिस्टर मेलकम रॉस, बराए नवाजिश आप बिजली के स्विच के करीब खड़े हो जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ऑन किया जा सके, मिस्टर ट्रेलानी ने कहा। मैंने तामील की। मेरी निगाहें उस पुरस्कार याकूत पर जमी हुई थी जिसका रंग आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जा रहा था, हत्ता कि वो कबूतर के खून की मानंद सुर्ख और चमकदार हो गया। मैंने देखा कि दब्बे अकबर के सितारों की किरणें उस याकूत पर पड़ रही थी और आसमान से लेकर जमीन तक उनका एक तार बन गया था। शाहब साकिब का बना हुआ वो तिलिस्मी संदूकचा भी खिड़की के पास रख दिया गया था और उस पर कुंदा, नकूश और लकीरें भी रंग बदल रही थीं। यूं लगता था जैसे इन शरियानों और रगों में खून तेजी से गर्दिश कर रहा है। दफातन डब्बा सफेद हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ढकना खुलने लगा। उसके अंदर सियाह रंग की एक बिल्ली बैठी थी। यकायक उसने आंखें खोल दी। हल्की सी मियाओं की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे मुझे छूता हुआ एक जानदार जिस्म उस बिल्ली की तरफ लपका। ये मार्गरेट की पालतू बिल्ली थी। उन दोनों की चीखों से पूरा मकान लरज उठा। खबरदार कोई शख्स अपनी जगह से हरकत ना करे, मिस्टर ट्रेलानी की आवाज सुनाई दी। उफ खुदाया, वो लम्हात कितने खौफनाक थे। आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देर तक इन दोनों बिल्लियों में जंग होती रही, हत्ता के डब्बे वाली बिल्ली के जिस्म में आग लग गई और वो देखते देखते राख के ढेर में तब्दील हो गई। मार्गरेट की पालतू बिल्ली चंद लम्हे तक गुर्राती रही, फिर खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर गायब हो गई। बिल्ली के जाते ही तिलिस्मी संदूक के रेजे रेजे हो गए और उनमें से धुआं उठने लगा। ये गुबार आलूद धुआं था, किसी कदर सफेद, किसी कदर नीला। ये धुआं बल खाता हुआ हम सब के गिर्द जमा होने लगा और गैस नकाब ओढ़ने के बावजूद मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ जो निहायत मशहूर कुन थी और जिसने चंद लम्हों के लिए मेरे होशो हवास मुख्तल कर दिए। मैंने दाएं बाएं देखा मगर धुएं की वजह से कुछ दिखाई न दिया। यकायक खिड़की में एक नीलगू शोला सा लपका। क्या देखता हूँ कि एक चराग खुद ब खुद रोशन हो गया है। चंद सेकंड बाद दूसरा चराग जला, उसके बाद तीसरा। इन चरागों की लौ कई रंगों का मजमुआ थी जो हर आन बदल रहे थे। इन चरागों के रोशन होते ही तहखाने में गाढ़ा गाढ़ा सफेद धुआं फैलने लगा, हत्ता कि उसने हर शय को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। चरागों की तेज रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मुद्दम होने लगी और फिर बिल्कुल गायब हो गई। एक सानिये के लिए मुझे अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई क्योंकि मैंने उसी लम्हे एक सफेद साये को तहखाने में घूमते हुए देखा। फिर न जाने क्यों कर मैंने हरकत की और अपनी जगह से आगे बढ़ा। उस वक्त मेरे दिल में सवाए मार्गरेट के और किसी का ख्याल न था। मेरा पैर किसी चीज से टकराया और एक बेजान जिस्म लुढ़क कर फर्श पर ढेर हो गया। मैंने कांपते हुए हाथों से उस जिस्म को छुआ। ये यकीनन डॉक्टर विंचेस्टर का जिस्म था क्योंकि वही मेरे दाएं जानिब खड़े थे। मिस्टर ट्रेलानी, क्या मैं स्विच दबा दूं? मेरे हलक से घुटी घुटी आवाज निकली। कोई जवाब न मिला। फिर मैंने उस मेज की तरफ गौर से देखा जिस पर शहजादी तारा की मम्मी रखी थी। मार्गरेट, मार्गरेट, मैंने आवाज दी और उसी लम्हे नकाब चेहरे से अलग कर दिया। मिस्टर रॉस, मेरे कानों में मार्गरेट की हल्की सी आवाज आई। बराए करम लाइट रोशन कर दीजिए। मैंने पीछे हटकर स्विच टटोला और कुमकुमे रोशन कर दिए। तेज रोशनी में तहखाने का एक एक गोशा चमक उठा। मार्गरेट अपनी जगह खड़ी झूम रही थी और अगर मैं लपक कर उसे संभाल न लेता तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती। मैंने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। बराए करम दूसरों की खबर लीजिए, मार्गरेट ने सहमी हुई आवाज में कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब मैंने उसे एक आरामदेह कोच पर लिटा दिया और दूसरों की खबर लेने को मुड़ा। क्या देखता हूँ कि डॉक्टर विंचेस्टर, मिस्टर ट्रेलानी, प्रोफेसर कार्बैक, मिसेस ग्रांट तहखाने के फर्श पर बेहिस हरकत पड़े हैं। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने चिल्लाकर कहा, सब मर गए।
نہیں وہ زندہ ہیں، مارگریٹ کی آواز میرے کانوں میں آئی، صرف بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے ان کے چہروں سے گیس نقاب اتارے، ان کے سینوں پر ہاتھ رکھا، واقعی سب زندہ تھے، مگر ان کے دل رک رک کر چل رہے تھے۔ دھواں تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل رہا تھا۔ شہزادی تارا کا تابوت ایک طرف پڑا تھا، مگر میز پر سے اس کی ممی غائب تھی۔ مسٹر ٹریلانی نے اس کے اوپر جو چادریں ڈالی تھیں وہ اسی طرح وہاں پڑی تھی۔ میں نے بے ہوش پڑے ہوئے افراد کے چہروں پر پانی کے چھینٹے مارے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے آنکھیں کھول دیں۔ انہیں اپنے اوسان بجا کرنے میں خاصی دیر لگی۔ تہخانے میں ہر شے پر باریک بھورے رنگ کی خوشبودار گرد جمی ہوئی تھی۔ کھڑکی میں رکھے ہوئے تینوں چراغ غائب تھے۔ ہاں ایک چیز اب بھی چمک رہی تھی اور وہ 7 ستاروں والا بیش قیمت یاقوت تھا۔ اسی سال موسم خزاں کے ایک اداس اور ابر آلود دن میں میری شادی مارگریٹ سے ہو گئی۔ شادی کے روز اس نے 7 ستاروں والا یاقوت بڑے چاؤ سے اپنے گلے میں پہنا اور بے حد خوش ہوئی۔ ہماری شادی کے اگلے سال خدا نے میری بیوی کی گود بھر دی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اگرچہ نوزائیدہ بچی کے دونوں ہاتھوں میں 5 انگلیاں تھیں، مگر اس کے دائیں ہاتھ کے درمیان میں 7 ستاروں کے نقوش مدھم لکیروں کی شکل میں نمایاں تھے۔ شہزادی تارا ہمیں اپنی ایک اور نشانی دے گئی تھی۔ ہم شہزادی کو کبھی نہیں بھولتے اور ہر سال اس کی یاد میں ایک خاص تقریب کا اہتمام کرتے ہیں جس میں 7 کے عدد کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔